विकास के पीछे इंजीनियर्स की बड़ी महती भूमिका है और इसी विकास की वजह से आज हमारी सस्टेनेबिलिटी भी चैलेंज्ड हो गई। आज हम लोगों ने जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उसको सरपास करके आर्टिफिशियली अपनी कन्वीनियंस के लिए जिस प्रकार से एम्बियंस क्रिएट करने का काम किया, संभवतः उससे जो हमारी प्रकृति थी उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसी की वजह से अगर हम लोग देखें तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर बहुत भार बढ़ गया है। आज हमारा जो ये प्लेनेट अर्थ है इसमें नाना प्रकार की विषमताएं हैं जिनका कि हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से कोई जवाब नहीं रहता। चाहे वो आपका टेम्परेचर राइज हो, चाहे वो आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो, चाहे वो आपका डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे वो आपका डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल क्वालिटी हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट ही है। इस डेवलपमेंट की जो अवधारणा है उस पर हम सबको मिल करके बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कहीं इस डेवलपमेंट की आड़ में हम लोग ऐसी कोई सभ्यता तो नहीं बना जा रहे हैं जो कि सस्टेन न कर पाए और वो स्वतः समाप्त हो जाए। क्योंकि यदि ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में पूरा जो एक विश्व युद्ध होगा वो पोर्टेबल वाटर के लिए होगा। जिस प्रकार से हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पूरी जो हमारी सभ्यता है इसको आज जहां पर हमने ला करके खड़ा किया है, इसके पीछे जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, जिस प्रकार से हमने जो सोचा वो किया। हम लोग 24 घंटे काम करने के लिए एक एम्बियंस क्रिएट कर देते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उन पर बहुत ध्यान नहीं देते। इस प्रकार से जो हमारा विकास है, इस विकास के पीछे जो उसके चैलेंजेस हैं उन सब पे भी गंभीर चिंतन की जरूरत है और इसमें इंजीनियर्स की बड़ी महती भूमिका है। और आप लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके अपने परिवार हैं, आपके इष्ट मित्र हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, सबके बीच में आपकी ये जिम्मेदारी है कि इन विषयों पर चिंतन जरूर शुरू करें। यदि हम ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाएंगे और जो हमारा डेवलपमेंट का एक वेस्टर्न मॉडल है उस ट्रैप में हम फंसते जा रहे हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ। एजुकेशन सेक्टर में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो कि हमारी वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर के हम लोग कर रहे हैं, जो कि देश की हमारी जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है उसके लिए कदापि अनुकूल नहीं है। हमें अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अपनी पूरी विकास की अवधारणा नए सिरे से करनी चाहिए। ये इस प्रकार का जो अर्बनाइजेशन है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स हैं जो ये कहती हैं कि अर्बनाइजेशन इस रेट से अगर होता रहा तो हमारे इस प्रकार के जो उत्तराखंड जैसे जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ की जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस हैं उनकी वजह से जो घोस्ट विलेजेस बन रहे हैं, जिन गाँव में कोई रहना नहीं चाहता, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, मैंने ये देखा कि उत्तर प्रदेश की तादाद में जिसकी आबादी यहाँ की लगभग 22-23 गुना होगी, उस राज्य में जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तादाद है वो कहीं बहुत कम है पर कैपिटा। आप टोटल नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक्स देखें, टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स देखें, टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनल जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो इस पूरे राज्य में आबादी की तादाद में बहुत ज़्यादा है। बहुत प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद एक पलायन है जो कि रुक नहीं रहा। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये एक अवधारणा है जिसको कि हमें बदलने की जरूरत है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब पर मिलकर के काम करेंगे। और जब तक हम सारे पहलुओं पर समग्रता से काम नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से इस प्रकार के पलायन और इस प्रकार का जो शहरी क्षेत्रों पर दबाव है, जो अभी इंजीनियर साहब बता रहे थे कि हम लोग एक मास्टर प्लान बना रहे हैं ड्रेनेज का। मुझे 2 साल इस देहरादून शहर में हो गए। मैंने उत्तराखंड राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को भी देखा है। मैंने ये पाया कि इस राज्य की अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। इसके डेवलपमेंट को सस्टेन करना अपने आप में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि किसी भी प्लेन में बहुत कम लागत में पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ की जो चैलेंजेस है उसके पर्सपेक्टिव में हमें एक नए सिरे से पूरी जो डेवलपमेंट को रिकंसीव करना पड़ेगा और तभी हम इसको सस्टेन बना पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी कि सारा जो डेवलपमेंट है वो इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी ही करती है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा बदनाम भी इंजीनियरिंग कम्युनिटी होती है। हम सबको इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि हम लोग जितना काम करते हैं, इतना सब डेवलपमेंट करने के बाद भी यदि बदनामी इंजीनियरिंग कम्युनिटी की होती है
तो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नाते मेरी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं अपने समुदाय के लोगों में इस बात का जानकारी और इस बात के प्रति एक जागृति पैदा करने का काम करूं कि आप सब अपनी कार्यशैली में एक परिवर्तन जरूर लाएं, जिससे कि जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इतनी कन्वीनियंसेज ऑफ लाइफ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बदनाम आप होते हैं। आपको इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और अपनी कार्यशैली में समुचित बदलाव लाना चाहिए और इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, इन दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान आपकी कार्यशैली में होना चाहिए। मैं आज इस इंजीनियर्स डे पर अपनी ये बात कह के यहीं पर समाप्त करता हूँ। Again, I welcome you all. Thank you all for inviting me and giving this opportunity. Thank you very much. जय हिंद। डॉक्टर ओंकार सिंह साहब, वाइस चांसलर साहब का हमें बहुत हमेशा से सानिध्य प्राप्त रहता है और वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहकर हमें अपने प्रेरणादायी वचनों से उत्प्रेरित करते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जो हमारी आई ओपनर की बात की है, वो आज के इंजीनियर्स दिवस पर निश्चित रूप से एक सार्थक प्रेरणा हमें प्रदान करती है। एक बार डॉक्टर ओंकार सिंह साहब का पुनः एक बार तालियों के साथ करें। अब हमारे बीच बहुत हमारे प्रिय अजीज विधायक जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा। विधायक जी को मैं आवाज़ दे रहा हूं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो भी अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। एक बार तालियों के साथ हमारे अजीज विधायक जी का